साथियों नमस्कार। आज सोच रहे हैं हिंदी का वीडियो भी आपको कुछ दे दें। कई दिन से हिंदी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं और पेपर भी है जेल वार्डन का, उसमें हिंदी आएगी भी। अभी एक कमेंट आया था, हमने देखा था सत्यम सिंह का। उन्होंने कहा था आचार्य छंद पढ़ा दें। तो ठीक है, हम आपका सम्मान करते हुए छंद पढ़ा रहे हैं और अच्छा लगा कि आप लोग देखते हैं। यही हम चाह रहे हैं कि अगर आप वीडियो देखें तो कुछ आपको अगर सजेशन हो या कुछ आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। तो हम छंद आज शुरू करते हैं और इसको पूरा खत्म करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि अगर शुरुआत आप देख रहे हैं छंद से, तो छंद के पहले वीडियो से शुरू कर रहे हैं तो लास्ट तक आप जाइएगा, तभी इसका फायदा होगा। नहीं तो पता लगा जो भाग छोड़ दिया उसी सवाल आ जाएगा। तो छंद पढ़ाने से पहले हम बताना चाहेंगे कि काव्य सौंदर्य के कुछ तत्व होते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व, ये 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 रस होता है, नंबर 2 छंद होता है और नंबर 3 अलंकार होते हैं। ये काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले ये तत्व होते हैं। तीनों तत्व हैं रस छंद अलंकार, तीनों हमें पढ़ाना है। तो नियमानुसार तो हमें पहले रस पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं। सत्यम का कमेंट आया है, हो सकता है उनका कोई पेपर लगा हो, उनको छंद की आवश्यकता है। तो पहले हम छंद पढ़ा देते हैं, उसके बाद रस पढ़ा देंगे, फिर अलंकार पढ़ा देंगे। तो आप हेडिंग डाल लें कॉपी में, छंद। देखिए छंद जो है ये पेपर में कैसे आते हैं सवाल। एक सवाल तो थ्योरिकल इससे बनता है कि निम्न में से कौन सा छंद का अंग नहीं है, या दूसरा सवाल ऐसे आता, कोई लाइन दी जाती है और पूछा जाएगा कौन सा छंद है। तो हम पूरा जब छंद पे पूरी चर्चा करेंगे तो दोनों तरह के सवाल उसमें समाहित हो जाएंगे। सबसे पहले थ्योरिकल सवाल करने के लिए कुछ मेन चीजें आपको लिखनी है। देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि छंद की उत्पत्ति कहां से हुई। तो आपको हम बता दें, एक धातु है चद धातु। चद धातु है, चद धातु से छंद शब्द बना है। और धातु में ही आप जानते हो धातु से क्रिया बनती है, तो ये एक क्रिया ही होगी। तो चद धातु जो होती है, इससे छंद शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब ये कोई क्रिया है, यानी छंद से कुछ होता है। सही है, छंद से होता है। क्या होता है भी पता लगेगा। अभी केवल इतनी लाइन आपको समझना है। अगर आपसे पूछा जाए कि छंद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आपको लिखना है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आपका होगा छंद शब्द की उत्पत्ति। छंद शब्द की उत्पत्ति चद धातु, इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। चद धातु से हुई है, से हुई है। तो छंद शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? चद धातु से हुई है। ये थ्योरिकल सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लें, चद धातु। दूसरा इससे सवाल बनता है कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है। तो छंद का उल्लेख जो सर्वप्रथम, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में हुआ है। इसको भी आपको लिख लेना है, छंद का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, पूछा जाता है छंद के आदि प्रवर्तक कौन है, यानी छंद शास्त्र के प्रणेता कौन, ये लिख के आता है। छंद शास्त्र के प्रणेता, यानी किसने छंद शास्त्र की शुरुआत की थी। तो छंद शास्त्र के प्रणेता, यही शब्द लिख के आता है, पिंगल मुनि है। कौन है? पिंगल मुनि।
छंद शास्त्र के प्रणेता जो है पिंगल मुनि है, और इन्हीं पिंगल मुनि के नाम के आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, छंद शास्त्र को क्या नाम देते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसके आदि प्रणेता जो है पिंगल मुनि है, और इन्हीं के नाम पर इसका पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो इन तीनों पॉइंटों को आपको लिख लेना है, और इनसे सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट में हमने क्या बताया आपको? छंद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चद धातु से। दूसरे पॉइंट में हमने बताया इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है, तो ऋग्वेद में। और तीसरा पॉइंट, इसके आदि प्रणेता कौन है, तो इसके आदि प्रणेता हैं पिंगल मुनि, और इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब काव्य में छंद की जरूरत क्यों पड़ी, हम उसकी बात करते हैं पहले। देखिए, ऐसे भी कोई चीज आपको बोलना है, याद करना है, जैसे आप सपोज दैट जीएस याद करते हो, जीके पढ़ते हो, तो लाइन को पढ़ते हो, कई बार पढ़ते हो, कई बार पढ़ते हो, याद बड़े मुश्किल में होती है, और होता भी है तो धीरे धीरे कभी ना कभी मिस हो जाता है। लेकिन कोई गीत जो होता है, कोई गाना होता है, उसको कभी आप लिख के नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो? कभी नहीं पढ़ते हो। एक दो बार सुन लिया आपने और वो आपको कंठस्थ हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसको आप गाने लगते। एक से एक रिमिक्स मैंने देखा लोग गाते हैं। जीएस का एक पन्ना नहीं याद होता है और रिमिक्स पूरा गीत याद हो जाता है। कारण छंद, कारण ये छंद है। काव्य में छंद के आने से ये चेंज हो जाता है। यहीं से एक सवाल बनता है कि छंद से काव्य में क्या होता है, तो छंद से काव्य में गेयता आ जाती है। गेयता मतलब वो गाने लायक हो जाता है, और जब गेयता आ जाती है तो आदमी सुनता है, अच्छा लगता है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति को याद भी हो जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि छंद से काव्य में क्या होता है, तो छंद से काव्य में गेयता आ जाती है, यानी वो गाने लायक हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये भी एक पॉइंट आपको लिखना, नोट कर लो। लिखो, छंद से काव्य में गेयता आ जाती है। गेयता मतलब, देखो गेयता जो हमने ऐसे लिखा, ये गे है। एक गे ऐसे भी होता है, ऐसे, जिसको अज्ञेय कहा जाता है। गे मतलब होता है जानने योग्य, और इसी में आ लगा दे तो ना जानने योग्य। ये तो आपके हिंदी में बहुत बड़े कवि भी हैं। तो छंद से काव्य में क्या होता है? गेयता आ जाती है, यानी अगर कोई रचना है, अगर वो छंदमय रचना है, तो वो श्रोता को भी अच्छा लगता है और वक्ता को भी अच्छा लगता है। आगे चलते हैं और अब छंद के अंगों की बात करते हैं। यानी अब आपको हेडिंग डालना है, छंद के अंग। छंद के अंग यानी कि अंग या अवयव, बात वही है। यानी मतलब ये हुआ कि छंद में कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं जिनसे छंद बनता है, और इन अंगों की पहचान आपको होनी चाहिए। अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो छंद में इन्हीं अंगों की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं अंगों के आधार पर छंद की पहचान होगी। तो छंद में जो है कुछ अंग पाए जाते हैं जिनसे छंद बनता है। सबसे पहला छंद का जो अंग है वो है वर्ण। अभी लिखिएगा नहीं, हम लिखवा देंगे। दूसरा है मात्रा। तीसरा अंग छंद का होता है, वर्ण हो गया, मात्रा हो गया, चरण। चौथा होता है यति। पांचवा अंग होता है गति। छठा अंग होता है तुक, तुक। और सातवां अंग होता है गढ़। तो अगर देखा जाए तो छंद के ये इतने अंग होते हैं। अभी लिखना नहीं, अभी हम लिखवाएंगे, एक एक पे हेडिंग डाला, पहले समझा दे तो भी लिखवाते हैं। वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति, तुक और गढ़, इतने छंद के अंग होते हैं। यानी मतलब ये हुआ, कोई भी छंद होगा तो उसमें वर्ण होंगे,
मात्रा भी होगी, चरण होंगे, यति होगा, गति होगी, तुक होगा और गढ़ होगा। तो इनको आप एक लाइन से ऐसे लिख लो, फिर एक एक पे हम चर्चा करते हैं। नोट करो, 7 अंग नोट करो, नोट कर लो जल्दी से। अब एक एक अंग की बात करेंगे और उस पर विचार करेंगे। इनको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब कोई भी छंद होगा तो उसकी जो पहचान होगी ना, तो उस पहचान में यही लिखाया जाएगा कि ये सममात्रिक छंद है, इसमें इतनी मात्राओं पर यति होता है। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए यति क्या होता है, इसमें इतने चरण होते हैं, चरण क्या होते हैं ये मालूम होना चाहिए, गढ़ कौन से होते ये मालूम होना चाहिए। तो हम एक एक अंग की बात करते हैं। सबसे पहले वर्ण, पहला अंग है वर्ण। अगर वर्ण नहीं होगा तो फिर छंद बनेगा ही नहीं। आपको मालूम है हमने हिंदी में वर्णमाला पढ़ाया है, तो वर्ण की बात की है। यहां पर वर्ण 2 प्रकार के केवल होते हैं। जो अक्षर होता है ना, अक्षर उसी को वर्ण कहते हैं, लेकिन यहां पर केवल 2 ही प्रकार के वर्ण होंगे। एक वर्ण होगा जिसको हम कहेंगे ह्रस्व, और दूसरा वर्ण होगा जिसको हम कहेंगे दीर्घ। स्वर में आपने ह्रस्व दीर्घ पढ़ा होगा। यहां कोई भी वर्ण है, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, वो ह्रस्व या दीर्घ होगा। ह्रस्व को हम लघु भी कहते हैं और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। कोई भी वर्ण है तो उसमें ह्रस्व और दीर्घ 2 ही होंगे, लघु और गुरु 2 ही होंगे। अगर किसी वर्ण को, अगर कोई वर्ण है उसको बोलने में कम समय लगता है तो वो ह्रस्व होगा, और जिसके बोलने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, ध्यान से समझिएगा, ह्रस्व क्या होगा, जिसके बोलने में कम समय लगे, कम का मतलब कम से कम, वो ह्रस्व होगा। और जिसके बोलने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगे वो दीर्घ होगा। ठीक, तो वर्ण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। तो इसको लिख लो पहले, फिर हम दूसरे अंग पर आते हैं। लिखो, लिखो, इसमें ऐसे लिख लो, अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है, अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। पूर्ण विराम लगाओ, आगे लिखो, जिनके बोलने में कम समय लगता है, बोर्ड में लिखने में हमको टाइम लगेगा, आप लिख लो, जिनके बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं, उन्हें ह्रस्व कहते हैं। तथा जिनके बोलने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, जिनके बोलने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। स्वर में चले गए थे, उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। बस इतना लिखना है। अब इधर देखें, दूसरा अंग हमने आपको बताया है मात्रा, जो कि छंद में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है ये। अगर मात्रा आपको मालूम पड़ गया क्या होता है तो कोई भी छंद होगा आप पहचान लोगे, अगर वो मात्रिक छंद है तो, और वर्णिक है तो वर्ण से पहचान लोगे। मात्रा क्या होता है? मात्रा का मतलब पाई नहीं होता कि बड़े आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये नहीं होगा। मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि जैसे कहा जाता है ना, दूध में कितनी मात्रा में पानी मिला है, वो मात्रा। यानी मात्रा जो होती है, इसकी परिभाषा क्या होगी? वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे उस वर्ण की मात्रा कहते हैं।
लिख लो इसको, हेडिंग डालो मात्रा, मात्रा, इसमें लिखो वर्ण को बोलने में, भाई वर्ण अंग हो गया तो अब लिख सकते हैं हम, वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे उस वर्ण की मात्रा कहते हैं, उसे उस वर्ण की मात्रा कहते हैं। आगे लिखो ह्रस्व वर्णों की मात्रा, ह्रस्व वर्णों की मात्रा ह्रस्व वर्णों की मात्रा एक, एक ऐसे लिखना है, ह्रस्व वर्णों की मात्रा एक, और ब्रैकेट में एक लाइन खींच लो ऐसे, ह्रस्व वर्णों की मात्रा एक तथा दीर्घ वर्णों की मात्रा, दीर्घ वर्णों की मात्रा दो, ऐसे लिखना, दा में ओ की मात्रा दो, दीर्घ वर्णों की मात्रा दो, और ब्रैकेट में ऐसे बना लो, दो मानी जाती है, दो मानी जाती है। लिख लिया? आगे लिखो ह्रस्व मात्रा को लघु कहा जाता है, यानी ये मात्रा जो है ना ये क्या है, लघु। लिखते जाओ, ह्रस्व मात्रा को लघु कहा जाता है तथा दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है, गुरु नहीं गुरु कहा जाता है। यानी अगर ये एक लाइन खींची है तो क्या मानोगे, लघु, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक, एस बना दिया अगर आपने तो इसको गुरु कहेंगे और इसकी वैल्यू दो होगी। अभी काउंटिंग होगी तो इसको दो मानेंगे, इसको एक मानेंगे। तो ये था मात्रा। अभी जितना जरूरत है उतना आप लिखते चलो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तीसरा अंग आपका था क्या, चरण। चरण जानते हो किसे कहते हैं, चरण स्पर्श, चरण माने पैर, बिल्कुल सही, पैर ही चरण है भाई। छंद है, कोई अगर व्यक्ति तो उसके पैर भी तो होंगे ना, तो चरण मतलब कुछ नहीं भाई, पैर है। यानी कि प्रत्येक छंद में प्रयुक्त होने वाली पंक्तियों को, जो पंक्तियां होती है ना, प्रत्येक छंद की पंक्तियां भी निर्धारित होती कि एक कोई छंद है तो कितनी पंक्तियों में है वो। तो चरण जो होता कुछ और नहीं, वही पंक्ति है। तो इसमें लिख लो प्रत्येक छंद में प्रयुक्त होने वाली पंक्तियों को चरण कहते हैं, चरण कहते हैं। अधिकतर छंदों में, लिखते जाओ उसी में लिखो, अधिकतर छंदों में 4 चरण होते हैं, अधिकतर छंदों में 4 चरण होते हैं, किंतु छप्पय आदि में, छप्पय एक छंद का नाम है, छप्पय आदि में 4 से अधिक चरण भी होते हैं, 4 से अधिक चरण भी होते हैं। तो चरण मालूम पड़ गया क्या है, चरण का मतलब पंक्ति, यानी किसी भी छंद में जो पंक्तियां प्रयोग की जाती वो चरण कहलाते हैं। अगला अंग आपका था यति। तो ये चरण जो है यति है, अगला चरण। यति के बारे में एक बार सवाल आ चुका है, एक सवाल पूछा गया था कि किसी भी छंद को पढ़ते समय पंक्ति के मध्य में होने वाले अल्प ठहराव को क्या कहते हैं।
तो होने वाले अल्प ठहराव को यति कहा जाता है। यानी कि कोई भी छंद है, आपने देखा होगा कि अगर वो छंद कोई अगर कवि पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, और हम आप अगर उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। कारण वो मंजन करके पढ़ता है? नहीं, कारण ये है कि वो कहां पर रुकना है, कहां पर स्पीड बनाना है, कहां पर कैसा भाव देना है, वो कवि सब जानता है। उस तरह जब पढ़ता है तब वो अच्छा लगता है। तो ये जो छंद की पंक्ति के मध्य में होने वाले अल्प ठहराव जो होता है, जहां पर रुकते हैं, जैसे मान लो दोहा आपको पढ़ना है, रे नृप बालक काल बस, अब बस के बाद रुकना है, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, धनु के बाद रुकना है। तो ये जहां जहां रुकना पड़ता है, रुकावट जो होता है, उसी को यति कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो लिख लो इसको जरा, यति को लिखो, छंद की पंक्ति के मध्य में, छंद की पंक्ति के मध्य में होने वाले अल्प ठहराव को यति कहते हैं। होने वाले अल्प ठहराव को यति कहते हैं। बता दें? हाँ, यति के चिन्ह भी होते हैं कुछ, जैसे कॉमा है, कहीं पर कॉमा लगा है तो यति यही माना जाएगा, रुकेंगे आप। अर्ध विराम है, ये भी यति का चिन्ह होगा। पूर्ण विराम है, क्वेश्चन मार्क है, संबोधनात्मक चिन्ह है, ये जितने भी चिन्ह होते हैं ना, ये सब यति के चिन्ह होते हैं। यानी जिनकी वजह से हमको कहीं ना वो पंक्ति में कहीं पर रुकना पड़े तो उसे क्या कहेंगे? यति कहते हैं। अगला अंग है गति। गति तो आप जानते हो क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, हमको मालूम रहा, स्पीड आप कहोगे, अंग्रेजी में बोलोगे पक्का। गति का मतलब होता है बिल्कुल सही, स्पीड। स्पीड गति का मतलब नहीं होता। गति का मतलब स्पीड नहीं, स्पीड का मतलब गति होता है। हम हिंदुस्तानी हैं, खैर आप जैसे समझ जाओ वही ठीक है। गति जो होता है, कोई भी छंद होता है ना, उसको पढ़ने का जो प्रवाह होता है, जैसे आपने देखा होगा एक वीर छंद होता है आल्हा, उसको पढ़ने वाला कितनी स्पीड में पढ़ता है? क्या जरूरत उसको स्पीड में पढ़ने की? एक एक शब्द पढ़ दे। लेकिन अगर एक एक शब्द पढ़ेगा धीरे धीरे तो आल्हा का क्या मतलब है? फिर उतना जोश नहीं आएगा, उतना वीरता नहीं दिखेगी उसमें। तो उसकी अपनी एक स्पीड अलग है। इसी तरह प्रत्येक छंद का, जितने भी छंद अभी आप पढ़ोगे, सबकी अपनी कोई ना कोई स्पीड होती है, कोई ना कोई गति होती है। तो गति में आपको क्या लिखना है कि छंद को, किसी भी छंद को पढ़ने का जो प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं। लिख लो इसको, गति लिखो। किसी भी छंद को पढ़ने का जो प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं। बस, और इसमें कुछ नहीं लिखना है। अगला अंग आपका है तुक। तुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने नाम सुना भी होगा, कुछ लोगों की आदत होती है तुकबंदी मिलाने की। तो वही तुक है ये। काव्य में इसका भी अहम रोल है। कोई भी लाइन लिखी जाती है तो उसमें अगर अंतिम ध्वनि कुछ है तो वही अगली लाइन की अंतिम ध्वनि होती है, और ये प्रत्येक छंद में निर्धारित होता है। जैसे दोहा में दूसरे चरण और चौथे चरण के अंत में तुक होता है, सोरठा में पहले चरण के और तीसरे चरण के अंत में होता है, चौपाई के प्रत्येक चरण के अंत में तुक होता है। इस तरह प्रत्येक छंद का अपना एक निर्धारित होता है कि आपको इतनी मात्राओं पे तुक डालना है। तो तुक कुछ और नहीं है, वो तुकबंदी है। और अभी जब आप अलंकार पढ़ोगे ना तो उसमें एक अंत्यानुप्रास होगा। अंत्यानुप्रास कुछ और नहीं है, तुक होता है। तो इसमें लिख लो जरा, लिखो छंद की पंक्ति के अंत में, छंद की पंक्ति के अंत में उत्पन्न होने वाली समान ध्वनि को
समान ध्वनि को तुक कहते हैं, तुक कहते हैं। इससे उसी में एक लाइन और लिख लो, जब अलंकार पढ़ाएंगे जरूरत पड़ेगी। इसे अंत्यानुप्रास भी कहा जाता है, इसे अंत्यानुप्रास भी कहा जाता है। सिस्टम यह था कि पहले हम आपको रस पढ़ाते, फिर छंद पढ़ाते, फिर अलंकार पढ़ाते, लेकिन कोई बात नहीं, छंद पहले हो जाए, किसी की जरूरत पूरी हो जाए तो उसके बाद हम रस पढ़ा देंगे, फिर अलंकार पढ़ा देंगे, पढ़ाएंगे पूरा। तो अंत्यानुप्रास भी कहते, लिख लिया। और अब उसके बाद इसका आखिरी गढ़, आपको आखिरी अंग बात करना है, गढ़। गढ़ माने जानते हो क्या होता है? गढ़ माने समूह। गढ़ का अर्थ होता है समूह, छात्रगण, शिक्षकगण होता है ना, तो यहां पर भी गढ़ का अर्थ समूह है, यानी 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्ण अगर लगातार लिख दिए जाए तो कोई ना कोई गढ़ बन जाएगा। किसी का नाम अगर 3 वर्णों में है, जैसे मान लिया लिखा है सुमन, अभी आप देखिएगा जब गढ़ पढ़ लोगे तो कोई ना कोई ये गढ़ होगा। किसी का नाम मान लिया कामता, 3 अक्षर गढ़ है, अरे हमारा ही नाम ले लो, ये कोई ना कोई गढ़ होगा। अभी आप देखिएगा जब इसमें मात्रा लगाएंगे तो कोई ना कोई गढ़ होगा, क्योंकि 3 अक्षर अगर 3 वर्ण लगातार लिख दिए गए तो वो किसी न किसी गढ़ में आते हैं। और इस गढ़ की जरूरत मात्रिक छंद में नहीं पड़ती, वर्णिक छंद में, लेकिन बिना गढ़ के छंद होते ही नहीं। प्रत्येक छंद, चाहे वो इंद्र बज्रा हो, उपेंद्र बज्रा हो, बसंत तिलका हो, द्रुत विलंबित हो, मंदाक्रांता हो, सवैया हो, घनाक्षरी हो, कोई भी छंद होगा, सब में गढ़ों की जरूरत होती है। और प्रतिबंध होता है, अगर आपको मान लिया इंद्र बज्रा लिखना है तो उसमें पहला जो है वो यगढ़ होना चाहिए, तो होना चाहिए, बिना उसके नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, लेकिन थोड़ा सा आप पहले जब बचपन में पढ़े होंगे, इंटर में जब आप पढ़ते थे, तो इसकी जरूरत इसको पढ़ाया गया होगा आपको। इससे सवाल क्या होता है? पहला सवाल तो यही, गढ़ कहते किसको है? तो आपका आंसर है 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को। तो पहली लाइन लिख लो, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। हिंदी में या छंद में कुछ भी लिख लो, हिंदी में गढ़ों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। आठ, ये 8 गढ़ होंगे, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, झगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इन पे चर्चा लंबी है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले इतना हो जाए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप स्किप कर देंगे। तो इस पे चर्चा, गढ़ों पे जो चर्चा होगी वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में गढ़ों के चर्चा के साथ, फिर छंद को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।